आज हम CITS के एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे जो सभी के लिए नया और काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वो ITI करके आया हो या फिर पॉलिटेक्निक करके आया हो या फिर इंजीनियरिंग करके आया हो। यह सब्जेक्ट सभी के लिए कंपलसरी होता है और इसको पढ़ के अच्छे से समझ के इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो ये सब्जेक्ट है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, प्रशिक्षण कार्यप्रणाली। इसको हम POT मतलब प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, इसके अंदर हम जानेंगे ओवरव्यू ऑफ वोकेशनल सिनेरियो इन इंडिया, मतलब वोकेशनल व्यवसाय की भारत में शुरुआत कैसे हुई, कब हुई और किस तरह से भारत में टेक्निकल एजुकेशन को आगे बढ़ाया गया। इसमें जो वोकेशनल शब्द का अर्थ है या व्यावसायिक शब्द का अर्थ है प्रोवाइड स्किल एंड एजुकेशन, मतलब शिक्षा के साथ साथ उसको स्किल प्रोवाइड करना, जैसे ट्रेड्समैन, ट्रेड्स पर्सन या क्राफ्ट्समैन या क्राफ्ट पर्सन, जो जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वेल्डर, और या फिर आर्टिशियन की ट्रेनिंग देना जो कला से संबंधित हो, जैसे कांच का सामान बनाने वाले, लकड़ी का फर्नीचर बनाने वाले, कपड़ों की बुनाई करने वाले या फिर चित्रकला से संबंधित, इनको आर्टिशियन कहा जाता है। तो ट्रेड्स पर्सन या आर्टिशियन की ट्रेनिंग देकर एक ऐसी स्किल्ड फोर्स या फिर टेक्नीशियन तैयार करना जो आगे हमारे देश को आगे बढ़ा सकें और टेक्नोलॉजी के हिसाब से टेक्नोलॉजी के साथ आगे चलते चले और इनको रोज़गार की भी कमी ना हो। इसमें हमें जानना है कि इंडिया में वोकेशनल की शुरुआत कैसे हुई। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो कई देश ऐसे थे जहां वोकेशनल की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी, जैसे US, अमेरिका। अमेरिका में वोकेशनल की शुरुआत 1917 में हो चुकी थी, क्योंकि यह काफ़ी पहले ही आज़ाद हो चुका था। यह 4 जुलाई 1776 को ब्रिटिश से आज़ाद हो चुका था। आज़ाद होकर इंडिपेंडेंट होने के कारण यह काफ़ी तरक्की करा, जिसके कारण यहाँ वोकेशनल सिस्टम काफ़ी अच्छे से चला और यह टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे है। लेकिन हमें जानना है कि भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई। भारत में की शुरुआत जानने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ी सी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। इंडिया में पहले जो देश ट्रेड वॉर में थे या ट्रेड संबंधित कार्य किया करते थे, वो कौन कौन से थे? वो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्तुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इनमें जो आखिरी समय तक बचा रहा वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरी समय तक भारत में राज किया। ब्रिटिशर्स अंग्रेजी या फिर फिरंगी फिरंगी एक अरबी और फ़ारसी भाषा है। आपने कपिल शर्मा की वो मूवी देखी होगी फिरंगी। फिरंगी का मतलब होता है इंग्लैंड में रहने वाले लोग। तो इन फिरंगियों ने भारत में कई सारी कंपनियां खोली और भारत से ट्रेड किया, व्यापार किया। ये यहाँ से दूसरे देशों में अपना सामान भेजा करते थे, जैसे जूट, कॉटन, काली मिर्च जिसको काला सोना भी कहा जाता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो इन कंपनियों में लगने वाली मशीनें या फिर पोर्ट जहाँ डॉक यार्ड हुआ करते थे, शिप, वहाँ लगने वाले पार्ट्स के लिए स्किल पर्सन की ज़रूरत हुआ करती थी। इन स्किल पर्सन के लिए इंडियन का ही यूज़ किया जाता था, लेकिन इनको सिखाया नहीं जाता था। इन इंडियन को लेबर के रूप में रखा जाता था और काफ़ी कम पेमेंट में इनको रखा जाता था। और इनको शिक्षा इसलिए नहीं दी जाती थी क्योंकि यार अगर इंडियंस को शिक्षित कर लिया जाएगा तो ये काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। कुछ दिए तो नहीं, उल्टा वो सब चीज़ ले चले गए। लेकिन इन्होंने एक चीज़ दे के गई, वो है इंग्लिश लैंग्वेज।
इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत की भी एक अपनी अलग कहानी है। उस टाइम के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इंग्लैंड से एक व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। मैकॉले ने एक पर्चा तैयार किया जिसमें लिखा हुआ था कि इंग्लिश लैंग्वेज सबसे अच्छी लैंग्वेज है, सबसे सर्वश्रेष्ठ लैंग्वेज, बाकी लैंग्वेज जैसे संस्कृत, फारसी, यह सब उतनी अच्छी लैंग्वेज नहीं है, इनसे लोग सीख नहीं पाते, ये सिर्फ अलमारी में रह जाती हैं। और इसमें उन्होंने कहा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ेगा उसी को ही विद्वान माना जाएगा, इसकी उसी को ही स्कॉलर माना जाएगा। फिर 7 मार्च 1835 में इस पर्चे को गवर्नर जनरल के सामने पेश किया गया। गवर्नर जनरल ने इस पर साइन कर दिया और उस दिन से इंग्लिश इंडिया में कंपलसरी हो गई। इस पर्चे का नाम था मैकॉलेज मिनट। इस मैकॉलेज मिनट में यह भी लिखा गया कि इंग्लिश की शिक्षा उन्हीं लोग को दी जाएगी जो ब्रिटिशर्स का साथ देगा या फिर उसको समझेगा, और सभी को देना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ ही तबके के लोग को, जो उच्च कोटि के लोग थे, उन्हें इंग्लिश सिखाई, फिर उनसे कहा कि बाकियों को इंग्लिश सिखाना। इस तरह से इंडिया में इंग्लिश की शुरुआत हुई। इंग्लिश के साथ साथ लोगों को मॉडर्न एजुकेशन भी दिया जाने लगा, जिसमें साइंस भी सिखाई जाने लगी। साइंस को सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही सिखाया जाता था ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश पढ़ें। इससे लोगों के ऊपर कंट्रोल करना भी आसान हो जाता था। तो स्टूडेंट्स, ये सब क्वेश्चन आपके CITS में तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सब क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। इतना पढ़ लिए तो थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं कि इंग्लिश को सबसे बड़ा सपोर्ट करने वाले कौन थे। तो उनका नाम था राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि मुग़ल एम्परर 2 ने दी थी। राजा राम मोहन रॉय बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही महान व्यक्ति थे। इन्होंने कई सारे काम किए। इन्होंने इंग्लिश को सपोर्ट किया क्योंकि इन्हें पता था कि आने वाले समय में मॉडर्न एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इनका एक खुद का इंग्लिश मीडियम स्कूल चलता था। इन्होंने ही ब्रह्मो समाज की स्थापना की 1828 में। इन्होंने 1818 में सती प्रथा खत्म की। इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, जैसे जायदाद में पुत्र और पुत्री का बराबर हिस्सा होना, बेटी को भी उतना ही एजुकेशन देना जितना एक बेटे को दिया जाता है, और इन्होंने सती प्रथा खत्म करके उसको क्रिमिनल एक्ट बनाया कि यह गलत है। और उस समय जाति, रंग, भेदभाव, नस्ल और धर्म के आधार पर कई सारे भेदभाव चला करते थे, जिसके कारण इन्होंने सोचा कि अगर सब कॉमन या एक लैंग्वेज सीखें तो इन सब से ऊपर उठा जा सकता है और देश में हो रही ऐसी कमियों को दूर किया जा सकता है। इन्होंने सभी धर्मों को एक बराबर महत्व दिया, सभी धर्मों को अच्छाइयों को अपनाने को कहा, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के साथ ही चलने को बोला ताकि हम मॉडर्न एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर हो सकें। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जब ब्रिटिश अपना देश छोड़ने वाले थे, मतलब 1947 में, तो उस समय बहुत सारी कंपनियां उनके हाथ में थी जो कि इंडिया के यानी कि भारत सरकार के हाथ में आने वाली थी। उनको चलाने के लिए हमें स्किल्ड फोर्स की ज़रूरत थी। स्किल्ड फोर्स की कमी को पूरा करने के लिए एक इंस्टीट्यूट की या फिर एक काउंसिल की स्थापना की गई, जिसे हम
एनसीवीटी के नाम से जानते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। यह 1956 में श्रम मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में एमएसडीई मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप बनने के बाद एनसीवीटी तथा उसके कार्यभार को एमएसडी को सौंप दिया गया। यह वर्क इफेक्ट फ्रॉम ये कब से लागू की गई? 13/5/2015 से यह लागू कर दी गई। इसी तरीके से भारत में वोकेशनल की शुरुआत हुई। आगे अब हम देखते हैं योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन का काम होता था देश में विकास के लिए या डेवलपमेंट के लिए एक योजना तैयार करना या फिर प्लान तैयार करना, जिसको हम पंचवर्षीय योजना के नाम से भी जानते हैं। आपने सुना होगा पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना हुई, जो कि आखिरी थी। इस प्लानिंग कमीशन का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ। यह कब तक चली? 17 अगस्त 2014 तक चली। फिर श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद या फिर बीजेपी की सरकार आने के बाद इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम फिर रख दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि नीति आयोग। नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 से अपना कार्यभार संभाल लिया था। इस नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष कौन होता है? वह प्रधानमंत्री होता है। इसमें इसका कार्य क्या है कि ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब कि भारत का संपूर्ण रूप से विकास करना। इस योजना आयोग में क्या होता था कि 5 साल के लिए एक प्लान तैयार करना। इस प्लान में किसी भी एक विषय पर जोर दिया जाता था, जैसे एजुकेशन पे या फिर कृषि पर या फिर कोई दूसरी या डेवलपमेंट पे या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इन पे जोर दिया जाता था। लेकिन नीति आयोग में क्या होता है कि इसमें हर क्षेत्र में एक बराबर पूरा ध्यान दिया जाता है, ताकि हमारे देश का संपूर्ण रूप से विकास हो सके। प्लानिंग कमीशन के बारे में हम थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। इसमें हम जानेंगे कि फादर ऑफ इंडियन प्लान इकोनॉमी किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ इंडियन प्लान इकोनॉमी कहा जाता है सर मोक्ष गुंडम विश्वेश सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया या फिर एम विश्वेश्वरैया, इन्होंने फर्स्ट बुक लिखी इंडियन प्लान इकोनॉमी के ऊपर। इन्होंने ही देश में कैसे डेवलपमेंट करना है उसके लिए प्लान बनाया। एक बहुत बड़े सिविल इंजीनियर थे। इन्होंने ही बताया कि बाढ़ से कैसे बचा जाए या पानी को सुरक्षित कैसे रखा जाए ताकि हम उसका सदुपयोग कर सकें। इन्हीं के नाम पर बेंगलुरु में एक म्यूज़ियम है जिसे सर एम विश्वेश्वरैया साइंस म्यूज़ियम के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर बेंगलुरु में भारत का सबसे पहला सेंट्रल एसी रेलवे स्टेशन बना है। इनको भारत में डेवलपमेंट के लिए और देश के विकास तथा इनकी उपलब्धियों के लिए सन 1955 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसके बाद आगे हम देखते हैं कि प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग के द्वारा कुशल श्रमिक या क्राफ्टमैन या स्किल्ड पर्सन वह है जो एक ट्रेड या व्यवसाय से संबंधित है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, डीजल मैकेनिक और कई इंडस्ट्रीज़ में पाया जाता है और उसकी डिमांड कई इंडस्ट्रीज़ में है, जहाँ वह काम कर सके, रोज़गार पाए और देश को आगे बढ़ा सके। अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, युद्ध तकनीशियन योजना या वॉर टेक्नीशियन स्कीम। सन 1940 कोनी बिलासपुर में इसकी शुरुआत हुई, जो अब छत्तीसगढ़ में है। बिलासपुर पहले मध्य प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया, जिससे बिलासपुर भी छत्तीसगढ़ में चला गया। इस वॉर टेक्नीशियन योजना को सन 1946 में
तकनीकी योजना के रूप में चलाया गया। फिर पूर्व सैनिक के प्रशिक्षण के बाद इसको 1950 में ख़त्म कर दिया गया। फिर सभी योजनाओं को मिलाकर एक नई योजना या स्कीम बनाई गई, जिसे हम व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के नाम से जानते हैं। यह 1950 में ITI के रूप में सामने आई, यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और इस योजना को आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया ताकि आम पब्लिक भी ज़्यादा से ज़्यादा स्किल हासिल कर सके और देश का विकास हो, ताकि स्किल फोर्स की जो उस समय ज़रूरत पड़ा करती थी उसकी कमी को पूरा किया जा सके। अगला पॉइंट है DGET, यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। यह किसके अंतर्गत आता था? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता था। लेकिन 9 नवंबर 2014 में एक नया मंत्रालय MSDE का गठन हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बाद DGET में से एम्प्लॉयमेंट हटा दिया गया और इसको DGET कर दिया गया, और इस DGET को यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत रख दिया गया। भारत में स्किल से रिलेटेड या कौशल से संबंधित जितने भी काम होंगे वह मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट यानी कि MSDE संभालेगा। इसमें अगला पॉइंट है 5th पॉइंट NCVT। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक बार और रिव्यू कर लेते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, यह 1956 में बना। यह श्रम मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया। बाद में इसको MSDE के अंतर्गत रख दिया गया। आगे देखते हैं NCVT के फंक्शन या इसके मुख्य कार्य। NCVT का जो मुख्य कार्य क्या होता है? सर्टिफिकेशन करना, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना, कोर्स तैयार करना, एक स्टैंडर्ड तैयार करना यानी कि NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क तैयार करना, उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करना, और ITI जितने भी ITI हैं उनका इंस्पेक्शन करना, उसमें सही तरीके से काम या प्रैक्टिकल हो रहा है कि नहीं, सभी रूल रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, तकनीकी कर्मचारियों की योग्यता तय करना एवं उनके मानक एवं शर्तें निर्धारित करना, यह NCVT के मुख्य कार्य थे। इसमें अगला जो पॉइंट है वो है NCVT MIS। NCVT MIS का मतलब है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब है कि इनका ये जो इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें कहाँ से प्राप्त होती है? DGT से, DGT के से फिर NCVT में, प्लस ये जो NCVT के बाद MIS लगा हुआ है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इसका ऑनलाइन वर्क है। जितने भी डाटा रहेगा या इन्फॉर्मेशन रहेगी यह ऑनलाइन शो होगा। हमें इसका निर्माण पेपर वर्क को कम करने के लिए किया गया ताकि ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। इस NCVT में MIS जोड़ने के बाद यह NCVT MIS बन गया। यह मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑनलाइन चलता है, जिसकी वेबसाइट है www.ncvtmis.gov.in। ये जो मैन इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को या फिर ये साइट को कौन संभालता है? इस साइट को कंपनी या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस में दे देती है, जैसे विप्रो हो गई, इन्फोसिस हो गई। तो यह कंपनियां इसकी सिक्योरिटी, इसका देखभाल सब करती हैं। इसके बदले में भारत सरकार उनको उनकी पेमेंट या उनका जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है उनके बदले में पैसा देती है। NCVT MIS बनाने का मेन जो कारण था वो यह था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल के बारे में जानें और ज़्यादा से ज़्यादा कौशल प्राप्त कर सकें। इसमें जो अगला पॉइंट है 8th पॉइंट SCVT। SCVT का मतलब होता है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। जैसे NCVT होता है सेंट्रल लेवल पर, वैसे ही स्टेट लेवल पर स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग SCVT होता है। यह किसके एडवाइस द्वारा बनाया गया? यह NCVT के एडवाइस द्वारा बनाया गया है। यह पूरा इसकी भी देखभाल कौन करेगा? NCVT। यह NCVT के अंतर्गत ही आएगा।
यह इट इज़ एडवाइज्ड बाय एनसीवीटी टू बी रजिस्टर्ड एज सोसाइटीज़ अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1861। एससीवीटी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1861 के अंतर्गत आता है। और एससीवीटी का भी जो मुख्य काम रहता है वो रहता है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल प्रोवाइड करवाना स्टेट लेवल पर। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो है RDAT, रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग। तो जो RDAT है, RDAT का जो काम होता था वो क्या होता था, मॉनिटरिंग अप्रेंटिसशिप इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। भारत में जितनी भी कंपनी है या इस्टेब्लिशमेंट हैं जो अप्रेंटिसशिप करवाती हैं वह किसके अंतर्गत आता है, सब चीज़ RDAT के अंतर्गत आता है। अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन या फिर जो उनकी पेमेंट से लेकर उनका सर्टिफिकेशन तक यह कौन देखता है, RDAT देखता है। भारत में 6 RDAT हैं। चेन्नई तमिलनाडु में, फरीदाबाद हरियाणा में, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, कानपुर में उत्तर प्रदेश और कोलकाता एंड मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है। यह 6 RDAT पूरे भारत के स्किल या अप्रेंटिसशिप को संभालती हैं। तो ये जब पूरे भारत में देख रही हैं तो इनके ऊपर वर्कलोड काफ़ी बढ़ गया। वर्कलोड बढ़ जाने के कारण इनका कार्यभार बहुत भारी हो गया, जिसके कारण 14 दिसंबर 2018 को एक नोटिस जारी किया, एक गैजेटे जारी किया। गैजेटे या राजपत्र उसको कहते हैं जो सरकारी नोटिस होता है। सरकार जब सरकारी नोटिस जारी करती है किसी के लिए भी या कुछ सूचना देने के लिए तो उसको गैजेटे बोला जाता है, राजपत्र बोला जाता है। इस राजपत्र पर साइन करने वाले को गैजेटेड ऑफिसर बोला जाता है। आपने देखा होगा कई बार फॉर्म भरते समय कि आपका जो डॉक्यूमेंट रहता है उसको बोला जाता है कि गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवा के या फिर अटेस्टेड करवा के लाएं। तो यह गैजेटेड ऑफिसर एक राजपत्रीय अधिकारी होता है। तो ही एक ऐसा 14 दिसंबर 2018 को राजपत्र निकाला गया या गैजेटे निकाला गया जिसमें लिखा गया कि जो RDAT हैं उनको समाप्त किया जा रहा है, उनकी जगह पे RDSDE खोला जा रहा है। RDSDE का मतलब है रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यह हर राज्य में एक RDSDE खोल दिया गया जिससे RDAT का वर्कलोड ख़त्म हो गया और हर राज्य को अपना एक RDSDE मिल गया जो उस अपने अपने राज्य में देखभाल करेगा। और अब स्किल से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वह कौन देखेगा, RDSDE देखेगा, वो भी अपने अपने राज्य में या अपने अपने क्षेत्र में। तो ये RDSDE किसके अंतर्गत आता है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है। अब हम इसमें आगे देखते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सी RDSDE है। तो पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इसका हेड ऑफिस है विजयवाड़ा, स्टेट या क्षेत्र अधिकारी है, रीजनल डायरेक्टर है आंध्र प्रदेश में। दूसरा है असम। असम में इसका हेड ऑफिस है गुवाहाटी। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड, जितने भी 7 सिस्टर हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। जो 7 सिस्टर यहाँ जितने भी राज्य हैं जो सटे हुए हैं छोटे छोटे, इनको 7 सिस्टर्स बोला जाता है। इसके अंतर्गत जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट कौन कौन से आते हैं, NSTIW तुरा जो कि 1987 मेघालय में बना, और दूसरा है NSTIW अगरतला जो कि 2015 में बना। अब आगे देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ समझ लेते हैं। वो है NSTIW। इसमें W का मतलब है वीमेन। सन 1976 में एक स्कीम लाई गई
जिसको वीमेन ऑक्यूपेशन ट्रेनिंग कहा जाता है। न्यू दिल्ली में NVTI खोला गया, नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और साथ में ही RVTI खोला गया, रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये दोनों ही इंस्टीट्यूट गर्ल्स के लिए या फिर विमेन के लिए बनाए गए थे। यह RVTI कहाँ कहाँ खोला गया? जो जगह थी वो थी एक मुंबई, दूसरा था बेंगलुरु। इसमें न्यू दिल्ली में एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट मतलब NVTI खोला गया, और मुंबई बेंगलुरु में रीजनल मतलब स्टेट लेवल पर RVTI रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला गया। तो भारत में जितनी भी NSTIW हैं उनको हम RVTI के नाम से जानते हैं, और जो दिल्ली में है उसको हम NVTI के नाम से जानते हैं। अब इन दोनों का ही नाम बदलकर NSTIW कर दिया गया है। के बाद हम आगे देखते हैं थर्ड, बिहार। बिहार में कहाँ पास है? पटना। इसका जो क्षेत्र अधिकार है बिहार, और यहाँ है NSTIW पटना। यह भी अगस्त 2015 में खोली गई थी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हेड ऑफिस रायपुर, स्टेट छत्तीसगढ़, स्टेट मतलब क्षेत्र अधिकार जो है छत्तीसगढ़ है। इसमें कोई भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट नहीं है। अगला पॉइंट है फिफ्थ, गुजरात। गुजरात में गांधीनगर। इसमें कौन कौन से क्षेत्र अधिकार हैं? गुजरात है, दादर और नगर हवेली है, और दमन और दीव है। इसमें NSTIW वडोदरा है। NSTIW वडोदरा को सन 1993 मार्च में खोला गया था। इसमें जो अगली RDSDE है वह है हरियाणा। इसमें चंडीगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ UT यूनियन टेरिटरी, और इसमें आता है NSTIW पानीपत। NSTIW पानीपत को सन 1986 में खोला गया था। इसमें जो अगली RDSDE है वह है हिमाचल प्रदेश। इसका हेड ऑफिस शिमला, क्षेत्र अधिकार हिमाचल प्रदेश, और जो इसका सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जो इसमें NSTIW शिमला है। NSTIW शिमला को 18 अगस्त 2015 में खोला गया था। नेक्स्ट RDSDE है जम्मू एंड कश्मीर। इसमें हेड ऑफिस जम्मू, क्षेत्र अधिकार जम्मू और कश्मीर। इसको NSTIW जम्मू को अक्टूबर 2020 में खोला गया है। इसमें अगला जो पॉइंट है वह है 9 पॉइंट झारखंड। हेड ऑफिस रांची, क्षेत्र अधिकार झारखंड। इसका जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वो है NSTI जमशेदपुर। NSTI नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसमें को एजुकेशन होता है, इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही पढ़ सकते हैं। NSTIW सिर्फ वीमेन के लिए होता था, लेकिन इसमें दोनों के लिए ही सीटें होती हैं। NSTI को ATI एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और FTI फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता था। अब इसको NSTI के नाम से जाना जाता है। झारखंड में जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वह NSTI है, जिसको पहले FTI जमशेदपुर के नाम से भी जाना जाता था। यह 1982 में बनी, जिसको अब हम NSTI जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। इसमें अगली जो RDSDE है वह है कर्नाटका। हेड ऑफिस बेंगलुरु और क्षेत्राधिकार कर्नाटका। इसके अंतर्गत जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट आते हैं वह है NSTI 1 बेंगलुरु, जिसको पहले फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। यह 1968 में बनी। इस NSTI को जिसने बनाने में मदद की थी वह थे फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। जर्मनी ने इसको बनाने में मदद की थी। NSTI 1 बेंगलुरु को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से भी जाना जाता था। अगला जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वो है NSTI 2 बेंगलुरु। NSTI 2 बेंगलुरु को 1993 में बनाया गया था। यह वर्ल्ड बैंक और DGET के
द्वारा बनाई गई थी। इसको अपेक्स हाईटेक इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। इसके बाद जो अगला सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वह है NSTIW बेंगलुरु। तो NSTIW बेंगलुरु की शुरुआत 1977 में हुई थी, जिसको पहले RVTI रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। इसके बाद अगला 11th है केरल। केरल में तिरुवनंतपुरम, इसके अंतर्गत क्षेत्राधिकार केरल और लक्षद्वीप हैं। इसके अंतर जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट आता है वह है NSTI तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम। NSTIW त्रिवेंद्रम की शुरुआत 1983 में हुई। इसके बाद अगला जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वह NSTI कालीकट। NSTI कालीकट को 1983 में एज अ मॉडल ITI बनाया गया था। बाद में इसको एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया। इसके बाद इसका नाम बदलकर NSTI कालीकट रख दिया गया। इसके बाद अगली RDSDE है RDSDE मध्य प्रदेश। यह भोपाल में है और इसका क्षेत्राधिकार मध्य प्रदेश है। इसके अंतर्गत जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट आता है वह NSTIW इंदौर। NSTIW इंदौर को सन 1992 में बनाया गया। इसे ESIC के मदद द्वारा बनाया गया। इसमें जो अगली RDSDE बनी वह बनी महाराष्ट्र में। इसका हेड ऑफिस मुंबई, क्षेत्र अधिकार महाराष्ट्र और गोवा। इसमें जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट आते हैं वह है NSTI मुंबई। यह 20 मार्च 1963 में बना। इसको भी पहले एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। इसमें अगला सेंट्रल इंस्टीट्यूट है NSTIW मुंबई। यह 1977 में बना। इसको रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से पहले जाना जाता था। इसमें अगला है NSTIW गोवा। NSTIW गोवा अक्टूबर 2016 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है 14th उड़ीसा। इसमें हेड ऑफिस भुवनेश्वर, क्षेत्राधिकार उड़ीसा। यह इसमें जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट आते हैं वह है NSTI उड़ीसा या फिर NSTI भुवनेश्वर। NSTI भुवनेश्वर यह MITI के मॉडल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रूप में सन 1982 में स्टार्ट हुआ। इसे सन 2014-15 में ATI एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दिया गया। उसके बाद 2018-19 में इसको NSTI के रूप में तैयार कर दिया गया। जो अगली RDSDE है वह पंजाब की। पंजाब में RDSDE लुधियाना। इसका क्षेत्राधिकार पंजाब के पास। इसमें जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वह है NSTI लुधियाना। NSTI लुधियाना को पहले ATI एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता था। यह पहले 1963 में ITI के रूप में बनी। इसके बाद 1978 में ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको बनाया गया और इसमें सुधार किए गए। इसके बाद मई 1982 में यह ATI के रूप में एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रूप में सामने आया। फिर बाद में इसको NSTI लुधियाना बना दिया गया। इसमें हम कुछ पॉइंट जान लेते हैं जैसे ILO एंड UNDP। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यह 1919 में बना और 1920 में इसको जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में शिफ्ट कर दिया गया। ILO के अंतर्गत 189 कंट्रीज़ आती हैं। इसका जो चेयरपर्सन बनेगा वह इंडिया से होगा, जो कि 35 साल के बाद बनने जा रहे हैं, जिनका नाम है अपूर्व चंद्रा। यह एक IAS ऑफिसर हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो कार्य होता है वह होता है कि लेबर के साथ सोशल जस्टिस हो, उनके साथ कुछ बुरा ना हो,
कोई भी किसी भी कंपनी में चाइल्ड लेबर ना हो, या फिर किसी भी विमन के साथ या फिर किसी भी लड़की के साथ कोई अत्याचार ना हो, उनकी सेफ्टी रखी जाए, उनका अच्छे से ख्याल रखा जाए। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ में लेबर काम करती है उनको उनका मौलिक अधिकार दिया जाए, लेबर के साथ कोई भेदभाव ना हो। इसलिए यह ऑर्गेनाइजेशन तैयार की गई। यह ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आती है और इसमें जो यूएनडीपी है इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जितने भी स्किल प्रोग्राम होंगे या स्किल ट्रेनिंग होगी पूरे वर्ल्ड में, उनकी देख रेख या यही करेगा। तो आईएलओ एंड यूएनडीपी की मदद से भारत सरकार ने एटीआई लुधियाना को बनाया, जिसे हम आज एनएसटीआई लुधियाना के नाम से जानते हैं। इसमें हम आगे देखते हैं अगला पॉइंट, राजस्थान। राजस्थान में हेड ऑफिस जयपुर, क्षेत्राधिकार राजस्थान। इसमें जो एनएसटीआई है वह है एनएसटीआई डब्ल्यू मोहाली। एनएसटीआई डब्ल्यू मोहाली को सन 2014 में सैंक्शन किया गया और 2015 में स्टार्ट कर दिया गया। अगली आरडीएसडी है तमिलनाडु, हेड ऑफिस चेन्नई। इसमें क्षेत्राधिकार तमिलनाडु, पुदुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आते हैं। इसके अंतर्गत जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट आते हैं वह है एनएसटीआई चेन्नई। एनएसटीआई चेन्नई को भी यूएनडीपी एंड आईएलओ की मदद से 1968 में बनाया गया। इसके बाद आता है अगला सेंट्रल इंस्टीट्यूट एनएसटीआई डब्ल्यू त्रिची। एनएसटीआई डब्ल्यू त्रिची को 2015 में बनाया गया। इसके बाद अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में आरडीएसडी हेड ऑफिस हैदराबाद में। इसका क्षेत्राधिकार तेलंगाना राज्य। इसमें जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट आते हैं वह है पहला एनएसटीआई फर्स्ट हैदराबाद। एनएसटीआई फर्स्ट हैदराबाद को 1974 में आईएलओ और सीडा, यहाँ पास सीडा का मतलब है SIDA, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। तो एनएसटीआई फर्स्ट हैदराबाद को आईएलओ, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी सीडा के द्वारा बनाया गया। इसमें अगला सेंट्रल इंस्टीट्यूट है एनएसटीआई टू हैदराबाद। एनएसटीआई टू हैदराबाद को 1963 में बनाया गया। इसको पहले एटीआई के नाम से जाना जाता था। अगला इंस्टीट्यूट है एनएसटीआई डब्ल्यू हैदराबाद। एनएसटीआई डब्ल्यू हैदराबाद को भी इसी समय बनाया गया। इसके बाद अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आरडीएसडी देहरादून क्षेत्राधिकार या रीजनल डायरेक्टरेट उत्तराखंड है। इसमें जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट आते हैं वह है एनएसटीआई देहरादून। एनएसटीआई देहरादून को सन 1982-83 के लगभग बनाया गया था। इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट एनएसटीआई आता है वह है एनएसटीआई हल्द्वानी। एनएसटीआई हल्द्वानी को 1981 जून में बनाया गया। इसके बाद अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आरडीएसडीई कानपुर लगता है। इसका क्षेत्राधिकार उत्तर प्रदेश है। इसमें जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट आते हैं वह है एनएसटीआई कानपुर। एनएसटीआई कानपुर को यूएनडीपी और आईएलओ की मदद से 1978 में बनाया गया। इसके बाद अगला सेंट्रल इंस्टीट्यूट है एनएसटीआई डब्ल्यू इलाहाबाद। इलाहाबाद को अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो एनएसटीआई डब्ल्यू को सन 1992 में बनाया गया। इसको आरवीटीआई रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से पहले जाना जाता था। इसके बाद नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। इसका क्षेत्राधिकार वेस्ट बंगाल और सिक्किम के पास है। इसमें जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट आते हैं वह है एनएसटीआई कोलकाता। एनएसटीआई कोलकाता को 1961 में पहले पायनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था।
जब AVTS एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ तो अक्टूबर 1977 में ILO, UNDP और वर्ल्ड बैंक की मदद से इसको ATI एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दिया गया। बाद में इसको NSTI के नाम से जाना जाने लगा, जिसे अब हम NSTI कोलकाता के नाम से जानते हैं। इसमें जो अगला सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वह है NSTIW कोलकाता। NSTIW कोलकाता को भी पहले हम RVTI के नाम से जानते थे। अगला है दिल्ली। दिल्ली में हेड ऑफिस दिल्ली, क्षेत्र अधिकार न्यू दिल्ली। इसमें जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वह है NSTIW नोएडा। इसको भी 1977 में बनाया गया। इसको NVTI के नाम से जाना जाता था, नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसके बाद हम जानेंगे 11th पॉइंट NSDA, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी। इसमें 9 मई 2013 को एक कैबिनेट मीटिंग हुई। इस कैबिनेट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर नेशनल काउंसिल ऑन स्किल डेवलपमेंट यानी PMNCSD प्लस नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन बोर्ड NSDCB प्लस ऑफिस ऑफ द एडवाइज़र टू PM ऑन स्किल डेवलपमेंट, इस कैबिनेट मीटिंग में ये लोग थे। फिर 6 जून 2013 में राजपत्र यानी कि अधिसूचना जारी कर दी गई। इस गैजेटे में NSDA के बारे में तथा उनकी कार्यप्रणाली एवं उसकी शक्ति के बारे में लिखा गया है। इसके बारे में आगे हम और देख लेते हैं। NSDA एक ऑटोनॉमस यानी कि स्वशासी बॉडी है। यह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। NSDA मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है। आगे हम इसके वर्क या फिर इसके कार्य को समझ लेते हैं। कंप्लीट स्किलिंग टारगेट, जितने भी स्किलिंग टारगेट या स्किल योजना है जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, चाहे वो प्लानिंग कमीशन के तहत चलाई गई हों या फिर नीति आयोग के द्वारा चलाई जा रही हों, इन सभी स्किल टारगेट को पूरा करना और देश में स्किल यूथ को बढ़ावा देना। सेकेंड है प्रोवाइड स्किल एंड फुलफिल द नीड्स टू मार्जिनलाइज ग्रुप ST/SC, OBC, माइनॉरिटीज़, वीमेन एंड फिजिकल विद डिसेबिलिटीज़। जितने भी कास्ट रिलेटेड लोग हैं उनको सही तरीके से स्किल प्रोवाइड करना, उनका पूरा ख्याल रखना, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्किल प्रोवाइड करके स्किल यूथ को बढ़ावा देना, यह NSDA का काम है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कंट्रोलिंग ऑल स्किल इंस्टीट्यूट। जितने भी भारत में स्किल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, चाहे वह प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उनके ऊपर नज़र रखना, उनके ऊपर कंट्रोलिंग रखना। क्रिएट एंड ऑपरेट NSQF, एक क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाना जिसे हम NSQF यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं। यह भी कौन बनाएगा? NSDA बनाता है। क्रिएट एंड मेंटेन नेशनल डेटाबेस ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जितने भी हमारे देश में लेबर सिस्टम चल रहा है, जितने भी स्किल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो स्किल के ऊपर एजुकेशन दे रहे हैं या प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनका एक डेटाबेस तैयार करना। इस डेटाबेस को श्रम मंत्रालय में भेजा जाता है। फिर श्रम मंत्रालय इस डेटाबेस को ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भेजता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम चलता है जिसको हम LMIS लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। यह लेबर मार्केट सिस्टम वर्ल्ड में जितने भी देश जो ILO से कनेक्टेड हैं, टोटल देश ILO से जो कनेक्टेड हैं वो है 189। तो यह 189 देश, जिसमें से भारत भी एक है, यह अपना डेटाबेस लेबर के ऊपर, जितने भी लेबर के ऊपर काम चल रहे हैं या फिर जितने भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं लेबर के लिए या फिर टेक्नीशियन के लिए, जितने भी कार्य किए जा रहे हैं देश में, उसका एक डेटाबेस तैयार करके इसको ऑनलाइन के माध्यम से LMIS या फिर ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को भेज देती है।
तो यह LMIS लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम हर देश से डेटा कलेक्ट करता है। डेटा कलेक्ट करने के बाद यह उनके ऊपर सर्वे करता है और फिर उसके बाद तरह तरह के स्किल प्रोग्राम चलाता है जिससे स्किल को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें अगला पॉइंट है ऑपरेशनलाइज QAF क्वालिटी अश्योरेंस फ्रेमवर्क, जो NSQF के द्वारा बनाया गया है। वह क्या करता है, इम्प्रूव स्किल लैंडस्केप। क्वालिटी अश्योरेंस यह अश्योर करता है कि जो NSQF बना है वह ज़मीनी स्तर पर अच्छे से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे किसी को असुविधा तो नहीं हो रही है, इससे स्किल सीखने में कितनी मदद मिल रही है या फिर स्किल डेवलपमेंट में इसका कितना उपयोग हो रहा है। तो QAF का काम था क्वालिटी अश्योरेंस, जो कि NSQF के अंतर्गत है। NSDA का अगला पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ NSRD, यानी नेशनल स्किल रिसर्च डिवीज़न हाउस्ड अंडर NSDA। NSDA के अंदर NSRD को बनाया गया। यह NSRD का काम क्या था, यह एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। थिंक टैंक मतलब यह स्किल डेवलपमेंट के ऊपर रिसर्च करता है, उनका सर्वे करता है, उनका एनालिसिस करता है, फिर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है या फिर जिस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ रही है वह NSDA को बताता है। फिर NSDA आगे इसके ऊपर कार्य करता है और तरह तरह के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को जारी रखता है। इसके बाद NSDA का जो अगला पॉइंट है वो है प्रमोट लोगो ऑफ स्किल इंडिया। स्किल इंडिया के लोगों को प्रमोट करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें और लोग इससे कनेक्टेड हों और स्किल को हासिल कर सकें या फिर कौशल को हासिल कर सकें। इसका दूसरा कार्य है सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को जारी रखना, एक कंपटीशन करवाना या फिर एग्ज़ाम करवाना। इस प्रोग्राम में सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाए जाते हैं और ऑल स्किल रिलेटेड प्रोग्राम, जितने भी स्किल रिलेटेड प्रोग्राम है चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, इन प्रोग्राम को सही रूप से संपन्न करना। इसका मेन काम क्या था, स्किल इंडिया को बढ़ावा देना। जितना भी हम स्किल इंडिया को बढ़ावा देंगे उतना हमारे पास स्किल लेबर या टेक्नीशियन या फिर स्किल फोर्स तैयार हो पाएगी, जिससे हमारा देश आगे और तरक्की कर सकेगा। इसमें अगला पॉइंट है NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। यह NSQF, इसमें से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो NSQF को 27 दिसंबर 2013 को अधिसूचित किया। सभी दूसरे फ्रेमवर्क जो इससे पहले दूसरे फ्रेमवर्क चला करते थे, इंक्लूडिंग मतलब साथ में और किसको जोड़ा गया, NVEQF नेशनल वोकेशनल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फ्रेमवर्क को भी इसके अंतर्गत रखा गया, जो कि HRD मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जाता था। इन सभी फ्रेमवर्क को मिलाकर एक नया फ्रेमवर्क बना दिया गया जिसे हम नेशनल स्किल क्वालिफ़िकेशन फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं, यानी NSQF के नाम से जानते हैं। तो यह NSQF है क्या? NSQF यह योग्यता आधारित फ्रेमवर्क है जो योग्यता को 10 स्तरों में व्यवस्थित करता है। मतलब इसको 10 डिवीज़न में बांटा गया है, 1 से लेकर 10 तक। जो 1 है वह NSQF लेवल सबसे लो लेवल होता है। इसमें शुरुआत की पढ़ाई या शुरुआत की स्किल या सीखने की इसमें कला तय की जाती देखा जाता है। और जो 10 है वो उच्चतम स्तर हाई स्किल नॉलेज है। मतलब जो 10 NSQF लेवल 10 होगा वह हाई स्किल्ड होगा, हाई नॉलेजेबल होगा, ज़्यादा उसके पास नॉलेज होगा, स्किल होगा और एक्सपीरियंस होगा। तो यह क्वालिफ़िकेशन फ्रेमवर्क है जो 1 से लेकर 10 तक में बटा है। इसमें आगे है श्रेणी, मतलब प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल, कोर स्किल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, यह NSQF के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वह है NSQF अलाइनमेंट या संरेखण या फिर इसकी कनेक्टिविटी।
इसमें क्या होता है कि एक कॉम्पिटेंट बॉडीज़ होती है, पुरस्कृत निकाय होती है या अवार्डिंग बॉडीज़ होती है जो सर्टिफिकेट जारी करती है या फिर अवार्ड जारी करती है, जैसे एनसीवीटी। तो यह एक अपना टेम्पलेट बनाती है जिसको क्वालिफ़िकेशन फ़ाइल बोला जाता है। यह क्वालिफ़िकेशन फ़ाइल जिसमें स्किल क्वालिफ़िकेशन और इसके फ्रेमवर्क के बारे में बताया गया होता है, यह फ़ाइल एनएसडीए को ट्रांसफ़र की जाती है। एनएसडीए के पास जाके यह इवैल्यूएशन एंड रिकमेंडेशन होती है। फिर इस फाइल को एनएसक्यूसी नेशनल स्किल क्वालिफ़िकेशन कमेटी के पास भेज दिया जाता है। यहाँ यह कमेटी इसके ऊपर डिसीज़न लेती है, इसके ऊपर एनालिसिस करती है, फिर इसका रजिस्ट्रेशन करती है, फिर इसको वापस एनएसडी में भेज के इसको एनएसक्यूएफ नेशनल स्किल क्वालिफ़िकेशन फ्रेमवर्क के लिए रजिस्टर कर लिया जाता है। स्किल क्वालिफ़िकेशन फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए हमने जो यहाँ प्रोसेस देखी वह काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट फ़ाइल भेजने में, फिर उसकी जांच पड़ताल करने में, एनालिसिस करने में काफ़ी समय लग जाता था। इसके लिए क्या किया गया, यहाँ 5 दिसंबर 2018 को एक सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस नोटिफिकेशन में एनसीवीटी और एनएसडीए को मर्ज करके एनसीवीईटी बना दिया गया। यहाँ पास एनसीवीटी का मतलब है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग। इसमें एनसीवीटी और एनएसडीए इन दोनों का काम अकेले एनसीवीटी ने ही संभाल लिया। इसमें क्वालिफ़िकेशन अप्रूवल, अवार्डिंग बॉडीज़ और असेसमेंट एजेंसीज़ के ऊपर निगरानी रखना आसान हो गया, जिससे स्किल डेवलपमेंट को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके जितने स्किल प्रोग्राम होंगे उसके ऊपर कंट्रोलिंग पावर अच्छी रहेगी और समय की बचत होगी। इस एनसीवीईटी को टीवीईटी के क्वालिटी एश्योरेंस को देखते हुए बनाया गया। यहाँ पास टीवीईटी क्या है? टीवीईटी का मतलब होता है टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग। तो यह टीवीईटी कब बना? यह बना सन 1999 में। यह यूनेस्को के सेकेंड इंटरनेशनल कांग्रेस या सम्मेलन, जो कि सियोल रिपब्लिक ऑफ कोरिया में हुआ था, वहाँ बना। इस टीवीईटी का जो इंटरनेशनल सेंटर है वह बॉन जर्मनी में है। यह सेंटर बनाया गया था जो देश यूनेस्को से जुड़े हुए हैं उन देशों में स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड की जा सके। इसमें टू अपग्रेड टीवीईटी सिस्टम और इंक्लूडिंग हाई क्वालिटी रिलेवेंट एंड इफ़ेक्टिव प्रोग्राम एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ टू इंक्रीज स्किल प्रोग्राम। तो इन देशों में, जो देश यूनेस्को से जुड़े हैं उन देशों में टेक्निकल, वोकेशनल एंड एजुकेशन ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाने लगा ताकि लोग वहाँ अच्छे से स्किल प्राप्त कर सकें, एक हुनर प्राप्त कर सकें, कुशल कौशल प्राप्त कर सकें, ताकि उनका भी देश, उनकी भी कंट्री आगे बढ़ सके और अपने क्षेत्र में विकास कर सकें। इस टीवीईटी के रूल को फॉलो करते हुए, इसके अपग्रेडेशन को फॉलो करते हुए यहाँ एनसीवीटी प्लस एनएसडीए को बना के एनसीवीईटी बना दिया गया। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वह है सीटीएस, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। वर्ष 1950 में 50 आईटीआई की स्थापना की गई थी। आईटीआई में जो वृद्धि का दूसरा चरण था, मतलब जिस स्टेज में आईटीआई सबसे ज़्यादा बढ़ी, वह थी पश्चिम एशिया में आए ऑयल ब्लूम के कारण, मतलब तेल की क्रांति के कारण। पश्चिम एशिया मतलब सऊदी अरब हो गया, जो खाड़ी देश हैं जहाँ से तेल निकलता है। वहाँ से जब पूरे देश में तेल की डिमांड बढ़ने लगी, उसी के साथ पूरे विश्व भर में स्किल्ड फोर्स की डिमांड भी बढ़ने लगी और इसके साथ भारत में भी स्किल फोर्स की डिमांड काफ़ी बढ़ गई।
यहाँ पास ऑयल ब्लूम मतलब तेल की क्रांति कैसे आई। पहले क्या होता था कि स्टीम इंजन यानी कि भाप के इंजन चला करते थे। उसके बाद जब डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन बन गए तो डीजल इंजन में काफ़ी ज़्यादा ताकत हुआ करती थी, जिसके कारण मशीनों को चलाना आसान हो गया। लेकिन इस मशीनों को चलाने बनाने इनकी व्यवस्था मेंटेनेंस करने के लिए स्किल्ड पर्सन या टेक्नीशियन की ज़रूरत हुआ करती थी, जिसे क्राफ्ट्समैन भी कहा जाता है। तो इस स्किल की कमी को पूरा करने के लिए 1980 में दक्षिण राज्यों में जैसे केरल, कर्नाटक आदि में कई आईटीआई खोली गई, जिससे स्किल्ड मैन पावर के द्वारा मुख्य रूप से खाड़ी देश यानी कि गल्फ़ कंट्रीज़ को आधार मिला, जिसके कारण देश में विकास काफ़ी तेज़ी से होने लगा और देश में स्किल फोर्स की डिमांड काफ़ी बढ़ने लगी। इस स्किल फोर्स की कमी को पूरा करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ 1980 में 830 आईटीआई थी, फिर 1987 में 1900 आईटीआई हुई, फिर 1990 में विकास तेज़ी से हुआ। वर्तमान में यह आईटीआई 10,750 से अधिक हैं, जिनमें गवर्नमेंट आईटीआई 2,275 हैं और प्राइवेट आईटीआई 8,475 हैं। इनमें जो टोटल सीट रहती है वह रहती है 15.22 लाख। तो इसमें हमें क्या समझ में आया कि स्किल्ड फोर्स को या फिर टेक्नीशियन को तैयार करने के लिए जो सबसे पहले योजना चलाई गई वह उसमें आईटीआई थी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि 1950 में खोली गई थी। इसी के द्वारा देश में स्किल्ड फोर्स की कमी को पूरा किया जाता रहा। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें एजुकेशन के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड किया जाता था और आज भी किया जाता है। इसके बाद आगे हम आईटीआई का एजुकेशन सिस्टम समझते हैं। अगस्त 2013 से इसमें सेमेस्टर सिस्टम लाया गया। इससे पहले इसमें साल में एक बार ही पेपर होता था और सब्जेक्टिव टाइप होता था जिसमें लिखना पड़ता था। लेकिन अगस्त 2013 से इसमें सेमेस्टर सिस्टम लाया गया और एग्ज़ाम को ऑनलाइन मतलब सीबीटी कर दिया गया, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कर दिया गया। और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वह ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से एक को ही सेलेक्ट करना पड़ता है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि स्टूडेंट्स के ऊपर से जो एग्ज़ाम के समय प्रेशर बना रहता है उस प्रेशर को कम कर सके और स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान लगा सकें। इसमें जो सेकेंड पॉइंट है, ट्रेनिंग का जो 70% है वह प्रैक्टिकल के लिए रखा गया है और बाकी का 30% थ्योरी और दूसरे विषय के लिए मतलब पढ़ाई के लिए रखा गया है। जुलाई 2012 के सत्र में ट्रेनी के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए एक नया सब्जेक्ट लाया गया, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इस पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई। इसमें आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड लेबर वेलफेयर इस सब्जेक्ट में शामिल किए गए हैं। जैसा सीआईटीएस में पीओटी सब्जेक्ट को लाया गया है, उसी तरह से आईटीआई में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को लाया गया है। इसका जो सर्टिफिकेट है वह एनटीसी, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट के रूप में आता है। इसको एनटीसी सर्टिफिकेट बोला जाता है। इसमें अगला जो पॉइंट है हमारा वह है एटीएस, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम अप्रेंटिस एक्ट 1961 में आया। इसका जो मुख्य कारण है वह यह है कि केवल आईटीआई में ही ट्रेनिंग करके संपूर्ण ज्ञान को हासिल नहीं किया जा सकता था। इसके लिए कार्यस्थल पे या इस्टेब्लिशमेंट में या फैक्ट्री में जाकर वहाँ पर ट्रेनिंग करवाई जाती है ताकि उस विषय में निपुण हो सके या उस विषय में अच्छे से कौशल हासिल कर सके। ट्रेनी को एक कर्मचारी की तरह ही रखा जाता है तथा उन्हीं के साथ काम करने के लिए भेजा जाता है एवं साथ में उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है। उनके काम करने के बाद
जिन्होंने जिन उन्होंने अप्रेंटिस ने जितनी मेहनत की है उनके मेहनत के रूप में उनको जो पेमेंट दी जाती है उन पेमेंट को स्टीपेंड कहा जाता है। स्टीपेंड कितनी होगी यह सरकार निर्धारित करती है। तो यह स्टीपेंड कितनी होगी इसमें बताया गया है। प्रथम वर्ष सेमी स्किल्ड वर्कर के न्यूनतम वेतन, जो सेमी स्किल्ड वर्कर का बेसिक पे होगा उसका 70% पेमेंट में स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा अप्रेंटिस को। द्वितीय वर्ष 80% मिलेगा। तृतीय वर्ष 90% मिलेगा। इसके बाद आगे है अप्रेंटिसशिप के लिए न्यूनतम जो सबसे कम आयु एज होती है वह 14 वर्ष 14 ईयर्स होनी चाहिए। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वह 8वीं से 12वीं कक्षा के बीच उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर 10वीं पास 10th पास होना चाहिए। इस अप्रेंटिसशिप की अवधि 1 से 2 वर्ष होती है। इसमें 39 ट्रेड समूह में 261 ट्रेडों को सम्मिलित किया गया है। कंपनी या फैक्ट्री में सीटों की संख्या जो निर्धारित की जाती है कि एक फैक्ट्री या एक कंपनी में कितने अप्रेंटिस कर सकते हैं, तो वह होती है कर्मचारी की कुल शक्ति, मतलब जितने एक फैक्ट्री में जितने कर्मचारी हैं उनका 2.5% बैंड में होती है। तो कर्मचारी की कुल शक्ति का 2.5% ही अप्रेंटिस कर सकते हैं। इस अप्रेंटिसशिप में जो ट्रेड होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक डेजिग्नेटेड ट्रेड जिसको सरकार द्वारा तय होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक आदि। और दूसरा होता है ऑप्शनल ट्रेड जो कला से संबंधित होते हैं, जैसे फूड एंड बिवरेजेस या फिर किसी या होटल में जाके हॉस्पिटैलिटी की अप्रेंटिसशिप करना या फिर एयर हॉस्टेस की ट्रेनिंग। तो इस प्रकार को ऑप्शनल ट्रेड कहा जाता है। इस ऑप्शनल ट्रेड में जो कंपनी अपना खुद का भी एक नया ट्रेड बना सकती है, जैसे रिलायंस जियो अपना खुद का जियो गीगा फाइबर या फिर ऑप्टिकल फाइबर बिछाती है। उस ऑप्टिकल फाइबर को मेंटेन करने के लिए वह अपना खुद का एक नया ट्रेड बनाकर जैसे ऑप्टिकल फाइबर मेंटेनर के रूप में स्थापित कर सकती है और इसके लिए अप्रेंटिसशिप करवा सकती है, ताकि लोग उस स्किल को हासिल कर सके जो अभी ट्रेंड में चल रही है। इसमें जो अगला पॉइंट है वह है कैटेगरीज ऑफ अप्रेंटिसेस। तो अप्रेंटिस की कितनी कैटेगरीज होती हैं। पहला होता है ट्रेड अप्रेंटिस जो आईटीआई करके आते हैं। दूसरा होता है ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो ग्रेजुएशन किए हुए होते हैं। तीसरा होता है टेक्नीशियन अप्रेंटिस जो पॉलीटेक्निक या फिर इंजीनियरिंग किए हुए होते हैं। चौथा होता है टेक्नीशियन वोकेशनल जो पॉलीटेक्निक करते समय या इंजीनियरिंग करते समय 2 या 3 महीने के लिए ट्रेनिंग करने आते हैं किसी कंपनी में, उनको टेक्नीशियन वोकेशनल बोला जाता है। इसके बाद आता है ऑप्शनल ट्रेड अप्रेंटिस। ऑप्शनल ट्रेड से संबंधित जितनी भी अप्रेंटिस या ट्रेनिंग दी जाती है उसको ऑप्शनल ट्रेड अप्रेंटिस कहा जाता है। इसमें अब हम आगे देखते हैं कि अप्रेंटिस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है। तो अप्रेंटिस करने के लिए खुद को apprenticeshipindia.org में वेबसाइट में जाकर खुद को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहले जो इसकी पुरानी साइट थी वह थी apprenticeship.gov.in, लेकिन इस साइट को बंद कर दिया गया और जितने भी ये अप्रेंटिस के लोग हैं, चाहे वो आईटीआई किए हों, चाहे पॉलीटेक्निक किए हों, चाहे इंजीनियरिंग किए हुए हों या फिर कोई दूसरे स्किल हासिल किए हुए हों, उन सभी को अब apprenticeshipindia.org में रजिस्टर करना अनिवार्य कंपलसरी हो गया है। इस साइट में रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको अलग अलग कंपनियां जिसमें आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फिर आगे अप्रेंटिस का टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद एनसीवीटी एक ट्रेड टेस्ट करवाता है जिसे AITT ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। यह साल में 2 बार होता है, एक अक्टूबर नवंबर में
के बीच में और एक अप्रैल में होता है। यह अप्रेंटिसशिप खत्म होने के बाद यह एनएसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है। जैसे आईटीआई ख़त्म होने के बाद हमें नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी मिलता है, उसी प्रकार से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसको पास कर लेने के बाद एनएसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलता है। इसमें फिर आगे है स्किल कंपटीशन ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए एक स्किल कंपटीशन भी करवाया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि कौन सबसे किसके पास सबसे अच्छी स्किल है और इसको प्राइज़ भी दिया जाता है या अवार्ड भी दिया जाता है। यह प्रतियोगिता 15 ट्रेड के लिए उपलब्ध हैं, जो हैं फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मोटर व्हीकल का, टूल एंड डाई मेकर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ड्रॉट्समैन मैकेनिक, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, वायरमैन, मैकेनिक डीजल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक, एंड जो लास्ट में है वह है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। तो इन 15 ट्रेडों में स्किल कंपटीशन करवाया जाता है। इसमें जो अगला है वह है CITS, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। यह सबसे पहले 1948 में स्टार्ट हुआ। इसका जो पहले नाम था उसको CTI बोला जाता था, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और अब इसका नाम बदल कर NSTI और NSTIW कर दिया गया है। यह CTI बनाया गया था ताकि जिस किसी को भी इंस्ट्रक्टर बनना है या फिर किसी को इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग लेना है या फिर जो ITI वगैरह में पढ़ा रहे हैं या स्किल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको एक अच्छे इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग देकर उनको स्किल प्रोवाइड करना, ताकि वो कहीं भी स्किल्ड या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके लोगों को अच्छे से पढ़ा सकें। CITS करने के लिए आप या तो ITI होना चाहिए या फिर पॉलीटेक्निक किए हुए होना चाहिए या फिर इंजीनियरिंग किए हुए होना चाहिए। इन तीनों में से आप अगर कुछ भी किए हैं तो आप CITS कर सकते हैं। तो इस CITS में जो टोटल NSTI हैं वह है 14, टोटल NSTIW वीमेंस की जो ITI हैं वह है 19। इसमें 24 इंजीनियरिंग एंड 10 नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड हैं। इसमें वर्ष 2018 में ATI, FTI, EPI, AHI, NVTI एंड RVTI को एक नाम NSTI में बदल दिया गया, ताकि लोग इसे अच्छे से जान सकें और कन्फ्यूजन से बच सकें। इसके बाद अगला है ITOT। जिस प्रकार से NSTI काम करता है सेंट्रल लेवल पे, उसी प्रकार ITOT यानी इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, यह स्टेट लेवल पर काम करता है। लेकिन इसका जो सर्टिफिकेट होता है वह NSTI के लेवल का ही होता है। NSTI का और ITOT का सर्टिफिकेट एक ही जगह से आता है और उसकी मान्यता दोनों की बराबर ही होती है। तो इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, इसकी स्थापना के लिए जनवरी 2012 में अधिसूचना जारी की गई, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षकों को राज्य स्तर पर शिक्षण दिया जा सके। यह राज्य सरकार के अधीन होता है, लेकिन सर्टिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन प्रोसीजर केंद्र सरकार के द्वारा ही होता है। इसमें आगे हम इसके एडमिशन प्रोसीजर को समझ लेते हैं। ITOT या NSTI में एडमिशन के लिए सबसे पहले हमें CITS एंट्रांस एग्ज़ाम को उत्तीर्ण मतलब क्वालिफाई करना पड़ता है। इस एंट्रांस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद मेरिट के हिसाब से रैंकिंग बनाई जाती है और उस रैंकिंग के हिसाब से काउंसलिंग करके लोगों को जो CITS करना चाहते हैं उनको सीट प्रोवाइड कर दी जाती है जहां वह चाहते हैं। अगर जिनको NSTI या फिर ITOT में एडमिशन नहीं मिल पाता तो वह प्राइवेट से भी कर सकते हैं। कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो प्राइवेट में CITS का कोर्स या एग्ज़ाम करवाते हैं, और लेकिन उनकी फ़ीस जो रहती है वह काफ़ी अधिक होती है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, ऑल NVTI, जितने भी NVTI
एनवीटीआई के बारे और आरवीटीआई के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक एनवीटीआई थी और दो आरवीटीआई थी। एनवीटीआई दिल्ली में खोली गई थी 1977 में और आरवीटीआई 1977 में मुंबई और बेंगलुरु में खोली गई। यह वुमेंस ऑक्यूपेशन ट्रेनिंग के लिए चालू की गई थी। इनका नाम अब बदल कर NSTIW कर दिया गया है, मतलब NSTI वीमेन। आगे हम देखते हैं 15 पॉइंट शॉर्ट टर्म कोर्स। दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी का काफ़ी विस्तार हो रहा है, जिसके लिए जो लोग जिस फील्ड से जुड़े हैं उस फील्ड में उनको काफ़ी नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे वर्कर, इंजीनियर, सुपरवाइज़र हो गए टेक्निकल के, या फिर एग्जीक्यूटिव हो गए इंडस्ट्रियल के, या फिर एजुकेशनल फैकल्टी हो गई जो पढ़ाते हैं, जो शिक्षा देते हैं। उनके लिए स्किल अपग्रेडेशन, उनके ही क्षेत्र में स्किल को प्रोवाइड करना, उनका स्किल बढ़ाना, इसके लिए शॉर्ट टर्म कोर्स की शुरुआत की गई ताकि लोग अपने अपने क्षेत्र में ही कौशल हासिल कर सके, उसके बारे में नॉलेज प्राप्त कर सकें। के बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वह है निमी। ये निमी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से भी कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और आते ही हैं। निमी का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। इट वाज सेट अप इन द नेम ऑफ सेंट्रल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। निमी को पहले किस नाम से जाना जाता था? निमी को पहले सिमी के नाम से जाना जाता था, जो कि चेन्नई में है। सिमी मतलब सेंट्रल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। दिसंबर 1986 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और DGET के द्वारा और साथ ही गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी के द्वारा GTZ जर्मनी एजेंसी फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई। 1986 में इस्टेब्लिश्ड होने के बाद 1 अप्रैल 1999 में इसको एज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड कर लिया गया अंडर तमिलनाडु सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975 में। कैबिनेट के द्वारा जब मीटिंग हुई तब इसको एक ऑटोनोमस बॉडी करार कर दी गई। इसको ग्रांट कमीशन दे दिया गया। किसके लिए? स्वशासी, मतलब ऑटोनोमस के रूप में। अब यह निमी एक ऑटोनोमस बॉडी है। नेक्स्ट है द इंस्टीट्यूट सिमी वाज रिनेम्ड एज निमी इन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्निंग काउंसिल इन द 5th मीटिंग। मतलब गवर्निंग काउंसिल की 5वीं मीटिंग में, 5वीं बैठक में, जो कि 29/6/2003 को हुई थी, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द ऑनरेबल यूनियन लेबर मिनिस्टर, इन्होंने क्या किया? सिमी का नाम बदल कर निमी रख दिया गया। यह जो निमी है, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, यह मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आती है। पहले जो सिमी था वो लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता था। अब MSDE बनने के बाद जितने भी स्किल प्रोग्राम है, जितने भी स्किल रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वह MSDE मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आने लगी हैं। आगे देख लेते हैं इनकी एक्टिविटीज़। तो निमी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, चाहे वो ITI के लिए हो, चाहे CTI के लिए हो, चाहे अप्रेंटिसशिप के लिए हो। तो निमी क्या करती है? इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रोवाइड कराती है। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, निमी का काम है प्रोवाइड क्वेश्चन बैंक। निमी क्या करती है? क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराती है। डेवलपमेंट ऑफ IMPS मतलब होता है कि इंस्ट्रक्शनल मीडिया पैकेजेस। इंस्ट्रक्शनल मीडिया पैकेजेस में एक और चीज़ आती है, वो आती है WIM, रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो यह था। तो इसमें हमने क्या देखा कि निमी IMPS इंस्ट्रक्शनल मीडिया पैकेजेस और रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रोवाइड कराती है। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, अवेयरनेस ट्रेनिंग फॉर इंस्ट्रक्टर।
जो इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग होती है उनके लिए लोगों को जागरूक करना, एक इंस्ट्रक्टर कैसे आईटीआई में जाके स्किल प्रोवाइड करेगा, कैसे लोगों को पढ़ाएगा, इसके लिए मानक तय करना, इसके लिए एक क्वालिफ़िकेशन तैयार करना, जिसमें एक ऐसा फ्रेमवर्क हो जिसमें एक अच्छे से अच्छा इंस्ट्रक्टर बनाया जा सके। फिर नेक्स्ट है ट्रांसलेशन ऑफ आईएमपीएस इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस। जो इंस्ट्रक्शनल मीडिया पैकेजेस हैं, जो बुक हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, जो पढ़ाई के लिए निमी ने अपने वेबसाइट पे डाल रखी हैं, तो उनको हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और भी बाकी कई लैंग्वेज में इनको जारी करना, ताकि हर अपने क्षेत्र में जो अलग अलग स्टेट है उसमें अपने क्षेत्र के लोगों को, वहाँ के लोगों को पढ़ाई में आसानी हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा या एजुकेशन ग्रहण कर सके और स्किल हासिल कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन लर्निंग, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शनल वीडियो प्रोग्राम। निमी का और क्या काम है? ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम चलाना, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शनल वीडियो मतलब विजुअल, या फिर ये कह लें कि ऑनलाइन तरीके से या फिर डिजिटली तरीके से पढ़ाई करवाना। इसमें ऑनलाइन लर्निंग के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वह निमी उसके ऊपर नज़र रखती है और उसके लिए आगे एक प्रोग्राम तय करती है और उसमें इन सब चीज़ों को रखती है। जैसे ऑनलाइन लर्निंग के लिए हमें कंप्यूटर, बोर्ड, इंटरनेट, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और साथ ही एक अच्छा वीडियो जिससे क्लास में बैठे स्टूडेंट या फिर इंस्ट्रक्टर उसको अच्छे से सीख सकें। इसका नेक्स्ट पॉइंट है सैटेलाइट बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। सैटेलाइट बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई करना। जैसे अभी कोरोना लग गया था, जिसके कारण ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो गई थी। यह किसके कारण हो पाया? सैटेलाइट बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के कारण ही सफल हो पाया, नहीं तो ऑनलाइन लर्निंग पढ़ पाना संभव नहीं हो पाता। तो इसका जो सैटेलाइट बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, इसमें ऑनलाइन पढ़ाई कराना, या फिर कोई दूर है, दूर रह के पढ़ना चाहता है या कोई दूर रह के पढ़ रहा है, तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन तैयार करना, एक नया फ्रेमवर्क तैयार करना, यह निमी का काम है। इसका अगला जो काम है प्रोवाइड ट्रेड प्रैक्टिकल एंड थ्योरी बुक्स रिलेटेड विद ऑल सब्जेक्ट। CITS या फिर ITI या फिर अप्रेंटिसशिप में जितनी भी पढ़ाई हो रही हैं उन सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी ट्रेडों के लिए ट्रेड प्रैक्टिकल की बुक, थ्योरी की बुक और सभी बुक जो इससे रिलेटेड हैं वह प्रोवाइड कराना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, उनके लिए क्वेश्चन बैंक तैयार करना। जितने अच्छे से अच्छा स्किल प्रोवाइड या एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं वह स्किल या एजुकेशन प्रोवाइड कराना, यह निमी के अंडर में आता है। तो यहाँ पास हमने निमी के बारे में जाना। निमी को हम पहले सिमी के रूप में जानते थे, तो इसमें हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यह था हमारा वोकेशनल सिनेरियो इन इंडिया। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अभ्यास 2.1.02 रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, एक अनुदेशक की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व।